कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय पहला था हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और पहले भाग में मैंने आपको एक जनरल बातें इसके बारे में बताई थी। जैसे आपने कक्षा 9 और 10 में विज्ञान पढ़ा था। विज्ञान के 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़े थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। वो केवल साइंस में था। अब आप लोग 11वीं क्लास की अगर हम बात करें तो 11वीं क्लास में मैंने आपको इसका पहले भाग में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके बाद मैंने आपको जनरल चीज़ें केमिस्ट्री की बताई थी कि केमिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री के जनक के बारे में मैंने आपको बताया और केमिस्ट्री की का महत्व आप लोगों को बताया था। इसके बाद आज हम बात करेंगे अणुभार, परमाणु भार और परमाणु और अणु, और थोड़ी सी बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु को आपने 9th में पढ़ा होगा। परमाणु क्या है? इसे बोलते हैं एटम। तो नॉर्मली बात यह है कि किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस का परमाणु, ऑक्सीजन गैस का परमाणु, नाइट्रोजन गैस का परमाणु, क्लोरीन गैस का परमाणु, सोडियम धातु का परमाणु और हीलियम गैस का परमाणु। तो परमाणु की विशेषता क्या है कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब किसी भी पदार्थ का वह छोटे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है तुम लोगों का अणु। तो अणु क्या होता है? अणु को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। किसी भी पदार्थ का वह छोटे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा अणु कहलाता है। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें, तो परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको पिछले भाग में थोड़ा सा बताया था कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, किसी तत्व का, अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि शो करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के द्रव्यमान के 1/12 भाग के 12 भाग के कितने गुना भारी है? तो ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है
कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह शो करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 612 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के कितना गुना भारी है। तो ये होती है आपका परमाणु द्रव्यमान। तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर आपका होगा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/2 इंटू 6 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है यूनिफाइड यू। ठीक, नॉर्मली इसे हम काय में लगाते थे, एएमयू में लगाते थे, लेकिन अब हम इसकी जो बात करते हैं वो यूनिफाइड यूनिट में इसे हम लेते हैं। काय में लेते हैं? यूनिफाइड यूनिट में से हम लेते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे अणुभार की। तो अणुभार किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार का जो योग होता है वो कहलाता है अणुभार, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं उसे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? कोई यौगिक है, उस यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उन तत्वों का जो परमाणु भार है, उस परमाणु भार का जो योग होगा उस योग को हम क्या कहेंगे? अणुभार कहेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं नॉर्मली अणुभार, जो आपको याद करना, मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो अणुभार होगा हम नॉर्मली 1 यूज करेंगे। उसके बाद हीलियम का अगर परमाणु भार यूज करेंगे तो वो 4 होगा। इसके बाद कार्बन का यूज करेंगे, वो होगा आपका 12। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो होगा 14। ऑक्सीजन का लगाएंगे हम 16। सोडियम का लगाएंगे 23। और एल्युमिनियम का अगर आता है तो उसका यूज करेंगे 27। फास्फोरस का हम लगाएंगे 31। सल्फर का लगाएंगे 32। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 35.5 आएगा। कैल्शियम का 40 लगाएंगे। आयोडीन का अगर आता है तो 127 होगा। ब्रोमीन आपका 80 होगा। तो ये अणुभार वो हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, या जिनके यूज़ से मोस्टली एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, वो अणुभार ये हैं। और इनके अणुभार को जोड़ के हम अणुभार निकाल लेंगे। मान लो एक कभी कभी ग्रुप रेडिकल्स की हम बात करें, SO4 का इस पूरे का जो होता है वो होता है 96। कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, तो इसका हम लगाएंगे कितना? 16 × 48 और 12 60। तो इस प्रकार से ये जो एटॉमिक वेट आपको दिए हुए हैं, इन एटॉमिक वेट के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं जरा। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने H2SO4 का हमें मॉलिक्यूलर वेट याद करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट हैं, उस एटॉमिक वेट का जो सम होगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मान लो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस सल्फर है हमारा 32, प्लस 4 गुणा कितना हो जाएगा ये हमारा 16। तो 2 +
32 प्लस 64, 4 और 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 98 यूनिफाइड। तो जो H2SO4 है, इस H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट है वो 98 है। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा, अगर हम बात करें पोटेशियम की, कभी कभी पोटेशियम की यूज है तो 39 लगाएंगे इसका। पोटेशियम K2SO4 है तो इसका आपको निकालना। PCl5 है, इसका आपको निकालना है। और K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, CH3OH मैथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, और यूरिया NH2CONH2, एसीटोन CH3COCH3, ग्लूकोज, सुक्रोज, अमोनिया, एथिलीन, एथेन, PH3 फॉस्फीन, और फिनोल। और इस फिनोल की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो जिस प्रकार की होती है, ये आपको इस प्रकार से देखने मिल जाएगा। फिनोल के बाद बेंजीन, इसे हम लिख सकते हैं बेंजीन के बाद मैथिल बेंजीन, और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो जो कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, इन कंपाउंड्स के मोलिकुलर वेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और इनके नाम भी मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं। ये पोटेशियम सल्फेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, यूरिया, एसीटोन, ग्लूकोज, सुक्रोज, अमोनिया, और ये एथिलीन है, एथेन, फॉस्फीन, फिनोल, बेंजीन, मैथिल बेंजीन, एसिटिक अम्ल, और ये हमारा फार्मिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल जो चींटियों, मधुमक्खी वगैरह में पाया जाता है वो होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, हम बात करते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। देखिए, मोल एक मोल है आपकी, वो एक किसी चीज को मापने की इकाई है। मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं, ये और ये। तो ये जो मोल्स आपके हैं, ये एटम्स आपके हैं, इसे नाम दिया गया Na। जो एक मोल होता है वो परमाणु की संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। मतलब कहने का क्या कि जो एक मोल होगा तो वो एक मोल जो बराबर होगा वो 6.022 × 10⁻23, और इस मोल को हम मोलर मास भी बोलेंगे। जहां भी मोलर मास लग जाए तो उस मोलर मास लगने का मतलब क्या है
कि जैसे ही मोलर मास आएगा उस मोलर मास का मतलब ये है कि इसके अंदर लगा हुआ कंपाउंड से वो हमारा 1 मोल होगा। क्या होगा? 1 मोल। मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल मार्कर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो मार्कर की संख्या है वो कितनी है? वो 1 मोल मार्कर का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 1 मोल मार्कर है तो उसकी संख्या कितनी है? 0.22 × 10⁻23। मतलब कहने क्या है कि जो मोल है, मोल एक किसी चीज़ को नापने की इकाई है। क्या है? नापने की इकाई है। और इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 6.022 × 10⁻23। क्या है? 6.022 × 10⁻23 है। और इसे निकालने का सिंपल तरीका क्या है? इसे रिप्रेजेंट करेंगे n से। उसका निकालने का सिंपल तरीका है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। मतलब कि 1 मोल इसके इक्वल है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, 46 ग्राम C2H5OH है, तो इतने एथिल अल्कोहल में कितने मोल होंगे? तो यहां पर तो मोलों की संख्या होगी, पदार्थ का भार, पदार्थ क्या है? यहां पर तो पदार्थ दिया हुआ है, वो है C2H5OH। तो इस C2H5OH का जो वेट दिया हुआ है 46 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 46 ग्राम। और जो इसका अणुभार होगा C2H5OH का अणुभार, वो अणुभार कितना है हमारा? 2 × 12 प्लस 5 × 6 प्लस 16, 46। तो यहाँ पर जो मोलों की संख्या आएगी वो 46/46 डिवाइडेड बाई कितना है हमारा? 1। तो इतना ग्राम जो एथिल अल्कोहल दे रखा है उसमें जो मोल की संख्या है वो कितनी आएगी? 1 मोल आएगी। अर्थात इसमें जो मोल की मतलब जो संख्या है, जो n है हमारा किसके किलो आ गया? Na के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? Na के बराबर आ गया। ठीक है, किसके बराबर आया? Na के बराबर आया। ठीक। तो अगर अगले सवाल की बात करें, इस क्वेश्चन को चलो आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा कि 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फार्मूला वही है, मोल संख्या बराबर क्या है? N = W/m। W कितना है इसका? 90 ग्राम। और m कितना होगा? m मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा? H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 × 2 = 18। तो n की वैल्यू कितनी है? 19। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार के जो भी हैं इस आप लोग देख लेना। ठीक है, और इसकी जो जितना भी मैंने पढ़ा है इसकी जो PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।